तो जैसे कि आप सभी जानते हैं यहाँ पे आपका ईएस का पेपर भी आ गया। तो आज मैं आपके साथ एक ऐसा पेपर डिस्कस करने वाला हूँ इंशाल्लाह। जो मैं क्वेश्चंस आपको बताऊंगा यही क्वेश्चंस आ जाएंगे। बस आपने क्या करना है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। लाइक अदर सब्जेक्ट्स जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जो भी पेपर मैंने बोला वही पेपर आ जाएगा। और मुझे उम्मीद है जो क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा यही आ जाएगा। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर मैंने आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और उसके साथ साथ क्वेश्चन भी डिस्कस किए थे। तो आप क्या करेंगे, मुझे उम्मीद है आपने वो अच्छे से पढ़े होंगे। तो बिल्कुल उनको अच्छे से पढ़ो, रिवाइज करो। और ये पेपर जो मैं आपको डिस्कस करूंगा ये भी पढ़ना अच्छे से। उसके अलावा मैं आपको शाम को एक और पेपर डिस्कस करूंगा एंड एडिशनली 2 मार्क्स 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, ताकि मेरी तरफ से कोई कसर ना रह जाए और आप बच्चे अच्छे से अच्छे प्रिपेयर करो, इंशाल्लाह अच्छे से अच्छा स्कोर। हमारे पास सेक्शन ये होती है जिसके अंदर हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, विच गैस इज द मेन कंट्रीब्यूटर टू द ग्लोबल वार्मिंग। कौन सी ऐसी गैस है जो मेन कंट्रीब्यूटर है टू द ग्लोबल वार्मिंग। तो ऑप्शन ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी आपका हाइड्रोजन। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ से सी है CO2। CO2 इज द मेन कंट्रीब्यूटर टू ग्लोबल वार्मिंग। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ से, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ EIA। देखो EIA की फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन ए है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट एसोसिएशन, बी इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन एनालिसिस, सी इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, देन डी इन्वायरमेंटल इंस्टीट्यूशनल एजेंसी। तो करेक्ट ऑप्शन आपका यहाँ से ऑप्शन सी, दैट इज इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। नेक्स्ट है हमारे पास, विच आर द फॉलोइंग इज ए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। कौन इन चार में से हमारे पास रिन्यूएबल रिसोर्स है, सॉरी नॉन रिन्यूएबल। ऑप्शन ए सोलर एनर्जी, बी विंड एनर्जी, सी कोल एंड डी आपका है जियोथर्मल एनर्जी। तो कोल आपका यहाँ से करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, दैट इज कोल इज द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट द ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम विच रेडिएशन। ओजोन लेयर जो हमें वो किस रेडिएशन से बचाता है। इंफ्रारेड, अल्ट्रा वायलेंट, एक्स रेस, गामा रेस। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट ऑप्शन है, दैट इज अल्ट्रा वायलेंट रेस से हमें ओजोन लेयर प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट हमारे पास, विच इज एन एग्जांपल ऑफ इन सिटू ऑब्जर्वेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ से मैं कहना चाहता हूँ इन सिटू एंड X2 से आपको 3 मार्क्स का या 2 मार्क्स का क्वेश्चन अराइज होता है। आपने डिफरेंशिएट करना होता है, वो आपको पता होना चाहिए। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ से ज़ूलॉजिकल पार्क्स, बी आपका बॉटनिकल गार्डन, सी नेशनल पार्क्स, डी सीड बैंक्स। तो करेक्ट ऑप्शन आपका यहाँ से आएगा नेशनल पार्क्स। नेशनल पार्क्स जो है वो इंस्टीट्यूट कंजर्वेशन है, मीन्स ये प्रोटेक्ट करती है स्पीशीज को इन दियर नेचुरल हैबिटेट। तो यहाँ से ये सामने आता है इंस्टीट्यूट कंजर्वेशन वो कंजर्वेशन होती है जहाँ पे किसी भी स्पीशीज को कंजर्व किया जाता है उसके नेचुरल हैबिटेट में। नेक्स्ट हमारे पास डिफॉरेस्टेशन लेड्स टू, डिफॉरेस्टेशन से क्या क्या होता है। सॉइल इरोजन, इंक्रीज ऑक्सीजन लेवल, बेटर एयर क्वालिटी। ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। तो यहाँ से जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका सॉइल इरोजन है। डिफॉरेस्टेशन लेड्स टू सॉइल इरोजन, यानी जितनी ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन होगी उतना ज़्यादा हमारे पास यहाँ से सॉइल इरोजन होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है द मेन काज ऑफ एसिड रेन इज, वेट यहाँ, द मेन काज ऑफ एसिड रेन इज ऑप्शन ए नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड सल्फर ऑक्साइड, बी आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, सी मेथेन गैस, डी हाइड्रोजन सल्फाइड। जो करेक्ट ऑप्शन आपका आएगा वो आएगा यहाँ से नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। ये वाला ऑप्शन ये आपका यहाँ से करेक्ट ऑप्शन है, बिकॉज दीज गैसेज मिक्स विद रेन वाटर, ये रेन वाटर के साथ मिक्स होकर टू फॉर्म एसिड रेन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। कौन इन चार में से हमारे पास जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। ऑप्शन ए आपके पास प्लास्टिक, बी आपके पास ग्लास, सी आपके पास पेपर, डी आपका एल्यूमिनियम है। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका सी पेपर। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास द फिनोमिनन वेयर द टॉक्सिक सब्सटेंस इंक्रीज एट ईच ट्रॉपिक लेवल इज कॉल्ड। वो सब्सटेंस वो फिनोमिनन जहाँ पे टॉक्सिक सब्सटेंस इंक्रीज करते हैं एट ईच ट्रॉपिकल लेवल, तो उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए बायो एक्यूमुलेशन, बी बायो मैग्निफिकेशन, सी एट्रोफिकेशन, डी ग्लोबल वार्मिंग। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ से करेक्ट ऑप्शन है बायो मैग्निफिकेशन, बिकॉज द इंक्रीज इन द टॉक्सिन कंसंट्रेशन एट ईच ट्रॉपिक लेवल इज कॉल्ड बायो मैग्निफिकेशन। यानी अगर आपको क्वेश्चन आता है यहाँ से डिफाइन बायो मैग्निफिकेशन, आप ये कह सकते हैं आप ये लिखेंगे द इंक्रीज इन द टॉक्सिक सब्सटेंस at each tropic level is called biomagnification. Now next question is that which of the following is a greenhouse gas, helium, methane, argon, neon। ऑप्शन पी आपका करेक्ट ऑप्शन है, दैट इज मीथेन, मीथेन इज CH4। ठीक, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे सेक्शन बी है जिसके अंदर आपका पहला क्वेश्चन रहता है, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद एग्जांपल। देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल होता क्या है, it means using natural resources wisely to meet present needs without compromising future generation। it means that कहने का मतलब ये है कि ये वो नेचुरल रिसोर्सेज को वाइजली यूज़ करना जो कि प्रेजेंट नीड को मीट करे। यानी जो अगर आपको एक नेचुरल रिसोर्स 100% नीड है तो आप 100% ही उसे यूटिलाइज कर रहे हैं विदाउट कंप्रोमाइजिंग फ्यूचर जनरेशन। यानी हम फ्यूचर जनरेशन का ऐसा नहीं देख रहे कि हम यहाँ पे अगर हमारे पास 100 पेड़ लग रहे हैं हम 50 ही पेड़ में गुजारा करें, नहीं, हम यहाँ पे क्या करें, हम 100 के 100 यूज़ करें। अगर हम यहाँ पे 50 करेंगे इससे क्या होगा कि फ्यूचर
रिसोर्स के लिए, फ्यूचर जनरेशन के लिए यहाँ पे लगेगा, ठीक है। तो इसी को कहा जाता है यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट। लेकिन इसके साथ आप इसकी एग्जाम्पल की बात करेंगे, देखो यूजिंग सोलर एनर्जी इंस्टेड ऑफ फॉसिल फ्यूल एफॉरेस्ट टू बैलेंस डिफॉरेस्टेशन, यानी हमें क्या करना चाहिए, फॉसिल फ्यूल की जगह पे सोलर एनर्जी का यूज़ करना चाहिए। किसकी जगह पे, सोलर एनर्जी का यूज़ करो फॉसिल फ्यूल की जगह पे। इससे क्या होगा, एफॉरेस्टेशन प्रमोट हो जाएगा और इससे क्या होगा, जो सब कुछ बैलेंस में आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, दैट इज व्हाट इज द बायो केमिकल साइकिलिंग, डिस्क्राइब द कार्बन साइकिल ब्रीफली। फर्स्ट ऑफ ऑल लिसन दैट कार्बन साइकिल होता क्या है। देखो कार्बन साइकिल एक ऐसा मूवमेंट होता है कार्बन का बिटवीन द एटमॉस्फेयर, लैंड एंड ओशंस के बीच में। किसके, कार्बन साइकिल इज द मूवमेंट ऑफ कार्बन्स, जो किसके बीच में होता है, एटमॉस्फेयर, लैंड एंड ओशंस के बीच में, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा इसे हम ब्रीफली डिस्क्राइब करते हैं। लिसन, प्लांट टेक CO2, ठीक है, प्लांट जो CO2 लेते हैं फ्रॉम द एयर से ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस के दौरान। उसके बाद क्या होता है, जो एनिमल्स है वो CO2 ये प्लांट्स को खाते हैं, तो CO2 हमारे पास रिटर्न वापस हो जाए थ्रू द रेस्पिरेशन एंड डिकम्पोजिशन। उसके बाद ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक बर्निंग का फॉसिल फ्यूल, जब बर्निंग का फॉसिल फ्यूल से हमारे पास क्या होता है, CO2 इंक्रीज हो जाता है। देन इससे क्या होता है, हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग होती है। इससे कहा जाता है बायो केमिकल साइकिलिंग की बता दी मैंने क्या होता है, और थोड़ा सा डिस्क्राइब कार्बन साइकिल ब्रीफली वो भी मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट हमारे पास राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन इंडिया। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन इंडिया, उस पर थोड़ा सा यहाँ पे शॉर्ट नोट आपने लिखना है। देखो एरियाज मैं आपको बताता हूँ वो कौन से एरियाज है जिनमें बायोडाइवर्सिटी थ्रेटेंड बाई ह्यूमन एक्टिविटीज़ है, ठीक है, यानी वो हॉटस्पॉट्स इन इंडिया। शॉर्ट नोट आप खुद से लिख लेना। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका तो हिमालय आएगा, हिमालयाज। सेकंड आपका आएगा यहाँ से इंडो बर्मा रीजन, कौन सा, इंडो बर्मा रीजन। थर्ड आएगा आपका यहाँ से सुंदरलैंड, वेस्टर्न घाट्स एंड निकोबार आइसलैंड। फोर्थ आपका आएगा सुंदरबंस, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन, नेक्स्ट व्हाट आर द मेजर काजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ सॉइल पोल्यूशन। सॉइल पोल्यूशन के क्या यहाँ पे मेजर काजेज एंड इफेक्ट्स है, सो चलिए इन्हें डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल काजेज की बात करेंगे। काजेज के अंदर हमारे पास आता है इंडस्ट्रियल वेस्ट, डिफॉरेस्टेशन, एक्सेसिव यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स, ठीक है। इफेक्ट्स की बात करेंगे सॉइल पोल्यूशन से, इफेक्ट्स क्या होता है, देखो सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाती है, वो आप सभी को पता है, वेल नोन है। उसके बाद वाटर पोल्यूशन हो जाता है। वाटर पोल्यूशन के बाद लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी जो कि मेन कारण है इसका, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, डिफरेंशिएट बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज विद एग्जांपल। लिसन, रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो रिप्लेस नेचुरली होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, REPLENSH, रिप्लेस नेचुरली, ठीक है, जो रिप्लेस होते हैं नेचुरली, जिसकी एग्जांपल हमारे पास आएगी सोलर एनर्जी हो गया, या फिर विंड हो गया, या फिर आपका वाटर हो गया, ठीक है। ये हो गया हमारे पास रिन्यूएबल रिसोर्स। नाउ लेट अस टॉक अबाउट नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। तो दो रिसोर्सेज जो लिमिटेड में होते हैं, ठीक है, जिनकी हमें लिमिटेड सब यानी लिमिटेड होते हैं हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल कोल, अब कोल हमारे पास अनलिमिटेड मत है, यानी ये ऐसा रिसोर्स है, ऐसा रिसोर्स नहीं है कि ये ख़त्म नहीं हो सकता, ये ख़त्म हो सकता है। उसके बाद ऑयल हो गया आपका, ये कभी भी ख़त्म हो सकता है। देन आफ्टर दैट नेचुरल गैस कभी भी और हो सकती है, ऐसा नहीं है, लिमिटेड है ना, लिमिट में है। जिसकी कोई लिमिट नहीं है उसे कहा जाता है नॉन रिन्यूएबल रिन्यूएबल रिसोर्स। क्योंकि रिन्यूएबल वो होता है जिसको हम दोबारा से क्रिएट कर सकते हैं या बना सकते हैं, तो उसको हम ये कह सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं कि इसकी कोई लिमिट नहीं है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास व्हाट आर इकोलॉजिकल पिरामिड्स, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायग्राम, डिफरेंट टाइप्स ऑफ। क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ से क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या था आपका, व्हाट आर इकोलॉजिकल पिरामिड्स। बायोलॉजी में आपका क्वेश्चन आया था, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स विद डायग्राम्स। डायग्राम्स यू हैव टू ड्रा फ्रॉम योर सेल्फ, लेकिन जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल ये होते हैं हमारे पास डिफरेंट टाइप्स, इसकी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास व्हाट आर इकोलॉजिकल पिरामिड्स, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है, पहले पिरामिड्स ऑफ नंबर आता है, जिसके अंदर हमारे पास क्या होता है, शोज द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म एट अ ट्रॉपिक लेवल। क्या होता है हमारे पास, पिरामिड, PRAYMID, पिरामिड ऑफ नंबर्स, ठीक है, नंबर्स वाला पिरामिड। देन सेकंड होता है हमारे पास पिरामिड ऑफ बायोमास, ठीक है, बायोमास। देन थर्ड होता है हमारे पास एनर्जी। उसके बाद बस ये तीन आपके होते हैं। देखो जो पहला होता है आपके पास पिरामिड ऑफ नंबर्स, वो ये दिखाता है शोज द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म एट ईच ट्रॉपिक लेवल, ये नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म दिखाता है हर एक ट्रॉपिक लेवल के। उसके बाद होता है पिरामिड ऑफ बायोमास, शोज टोटल मास ऑफ ऑर्गेनिज्म एट ईच लेवल, यानी बायोमास दिखाता है किसका, ऑर्गेनिजम्स का, सॉरी नॉट बायोमास, ये मास दिखाता है ऑर्गेनिजम्स का हर एक लेवल पे। नाउ नेक्स्ट हमारे पास पिरामिड ऑफ एनर्जी, जो क्या करता है, विच शोज एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन लेवल टू अनदर लेवल, ठीक है, ये एक लेवल से दूसरे लेवल में एनर्जी ट्रांसफर हमें शो करता है। नेक्स्ट हमारे पास सेक्शन C, जिसके अंदर आपका पहला क्वेश्चन रहने वाला, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द इकोसिस्टम विद अ वेल लेबल डायग्राम। ओके, लेबल आप खुद से करेंगे, डायग्राम भी आप खुद से बनाएंगे। जो स्ट्रक्चर होगा थोड़ा बहुत मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। लिसन, फर्स्ट ऑफ ऑल इकोसिस्टम
एन इकोसिस्टम क्या होता है? देखो, इकोसिस्टम हमारे पास एक कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है जो इंटरेक्ट करता है विद दियर नॉन लिविंग एनवायरनमेंट के साथ। फॉर एग्जाम्पल इसके कंपोनेंट्स हमारे पास बायोटिक एंड एबायोटिक है। बायोटिक में आते हैं हमारे पास प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गया। एबायोटिक के अंदर हमारे पास आएगा एयर आएगा, वाटर आएगा, सॉइल आएगा, सनलाइट आएगा। अच्छा, इसकी टाइप्स होती है। टाइप्स में हमारे पास टर्शियल आएगा जिसके अंदर फॉरेस्ट एंड डिजर्ट्स आते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है एक्वेटिक। देखो, पहला तो टाइप आई आपका टर्शियर, देन टर्शियल, सेकंड आया हमारे पास एक्वाटिक। एक्वाटिक के अंदर हमारे पास रिवर्स आ गए, ओशियंस आ गए, और टर्शियल के अंदर हमारे पास फॉरेस्ट डेजर्ट्स आ गई। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, डिस्कस द वेरियस टाइप्स ऑफ पोल्यूशन एंड देयर इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ। वेरियस टाइप्स ऑफ पोल्यूशन यू हैव टू डिस्कस एंड देयर इम्पैक्ट ऑन द ह्यूमन हेल्थ। सॉल्यूशन, फर्स्ट ऑफ ऑल एयर पोल्यूशन, देन वाटर पोल्यूशन, देन सॉइल पोल्यूशन, देन नॉइस पोल्यूशन। आफ्टर दैट ओके, सॉइल इतना इनफ है, ठीक है। तो सुनो, एयर पोल्यूशन क्या होता है? जिससे हमारे पास रेस्पिरेटरी डिजीज होती है। कौन से होते हैं? रेस्पिरेटरी डिजीज या ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स लिख सकते हैं आप। सेकंड, वाटर पोल्यूशन की बात करेंगे जिससे हमारे पास वाटर बॉर्न डिजीज होती है, WATR, वाटर BOR यानी बॉर्न डिजीज होती है। थर्ड आपका आएगा सॉइल पोल्यूशन, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो जाती है। नाउ लास्ट वन है आपका सॉइल नॉइस पोल्यूशन। नॉइस पोल्यूशन के अंदर कॉज स्ट्रेस एंड हियरिंग प्रॉब्लम्स, ठीक है। नेक्स्ट आपका व्हाट इज सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, एक्सप्लेन डिफरेंट मेथड्स टू मैनेज सॉलिड वेस्ट, ठीक है। तो आपने क्या करना है यहाँ पे, व्हाट इज सॉलिड मैनेजमेंट को जो है आपने यहाँ पे बताना है ये क्या होता है। देन एक्सप्लेन डिफरेंट मेथड्स, वो डिफरेंट मेथड्स भी यहाँ पे डिस्कस करते हैं। लिसन, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, इसके अंदर हमारे पास जो पहला डिफरेंट मेथड आएगा उसके अंदर आएगा सेग्रीगेशन, ठीक है। SEGRAD, सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन के अंदर क्या होगा? जिसके अंदर हम सेपरेट करते हैं बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को। सेकंड आपका आएगा रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। रिसाइकलिंग ऑफ पेपर, इसके अंदर क्या होता है? हमारे पास पेपर, ग्लास एंड प्लास्टिक कैन बी रिसाइकल्ड, वेल नॉन है। उसके बाद कंपोजिशन की बात करेंगे, इसके अंदर हमारे पास क्या होता है? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कन्वर्टेड इनटू मैन्योर। आप सभी को पता है जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं उनको हम किस में कन्वर्ट करते हैं? मैन्योर में। मैन्योर आपको पता है क्या होता है, अब ये बोलने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपका होता है लैंडफिल्स एंड इनक्रिनेशन। देखो, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ नॉन रिसाइकल वेस्ट। अब जो हमारे पास नॉन रिसाइकल है, अगर हम उससे अच्छे से डिस्पोज करेंगे तो फिर कुछ हो सकता है, अदरवाइज यहाँ पे उससे भी पोल्यूशन फैल सकता है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इफेक्ट ऑन इन्वायरमेंट। जो एक्सप्लेन ऑफ क्या करना आपने, कंसेप्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज उसको एक्सप्लेन करो। आफ्टर दैट इसके इफेक्ट्स क्या हैं, इसके इफेक्ट इन्वायरमेंट पे। लिसन, फर्स्ट ऑफ ऑल क्लाइमेट चेंज रेफर्स टू लॉन्ग टर्म चेंजेस इन द टेम्परेचर एंड वेदर पैटर्न्स। क्लाइमेट चेंज होता क्या है? ये वो चेंज होता है जो रेफर करता है लॉन्ग टर्म चेंजेस इन टेम्परेचर एंड वेदर पैटर्न के अंदर। इसके काजेस क्या हैं? ग्रीन हाउस गैस इमिशन। क्या है पहला काज इसका? ग्रीन हाउस गैस एमिशन। सेकंड काज इसका डिफॉरेस्टेशन, ठीक है, तो डिफॉरेस्टेशन होता है। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ से एक और काज आप लिख सकते हैं इंडस्ट्रियल पोल्यूशन। अब इसके इफेक्ट्स की बात करेंगे। इफेक्ट्स के अंदर हमारे पास आएगा मेल्टिंग ग्लेशियर, जो कि हाँ मतलब बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से हो रहा है। मेल्टिंग ग्लेशियर जो पिघल रहे हैं। राइजिंग सी लेवल, अब जाहिर सी बात है ऑब्वियसली जब यहाँ पे हमारे पास ग्लेशियर जो है गल जाते हैं, मेल्ट हो रहे हैं, तो राइज क्या होगा? सी लेवल बढ़ जाएगा, बिकॉज पानी कहाँ पे आता है? वहीं पे आता है। देन उसके बाद एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, जब एक्सट्रीम वेदर इवेंट होगा तभी तो यहाँ पे हमारे पास जो है ग्लेशियर जो है वो मेल्ट हो जाएंगे, तो राइज एंड सी लेवल भी हो जाएगा। उसके बाद डिस्क्राइब द मेजर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन लॉज इन इंडिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला लॉ है हमारे पास इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, कौन सा? 1986। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन 1986 जो क्या देता है? पावर देता है टू कंट्रोल पोल्यूशन, ठीक है, पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। सेकंड आपका एक्ट रहने वाला है वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट, जो कि 1974 में हुआ था। कौन सा? वाटर वाला। अब जब वाटर पोल्यूशन एक्ट है तो ये क्या बोलेगा? भाई प्रिवेंट्स वाटर को पोल्यूशन से बचा लो। उसके बाद है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जो कि हुआ था 1972 में। अब ये क्या कहता है? यही बोलेगा प्रोटेक्ट्स एंडेंजर्ड स्पीशीज, वो स्पीशीज जो खत्म हो रही है, प्रोटेक्ट करो एक्सटेंड स्पीशीज को, एंडेंजर्ड स्पीशीज को, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ से, व्हाट आर द काज ऑफ वाटर पोल्यूशन, सजेस्ट वेज टू प्रिवेंट इट। क्या काजेज है वाटर पोल्यूशन के और वो वेज भी सजेस्ट करिए जिनसे हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लिसन, देखो क्या काजेज है। पहला इंडस्ट्रियल वेस्ट है, बिकॉज बहुत सारी फैक्ट्रीज जो होती है वो यहाँ पे नदी के किनारे पे सिचुएटेड होती है, तो जब वहाँ से वो वेस्ट मटेरियल रिलीज होता है वो कहाँ पे आता है? वाटर में आ जाता है, वाटर से वाटर पोल्यूशन हो जाता है। उसके बाद हम क्या करते हैं? अपने खेतों में ज़्यादा से ज़्यादा वो केमिकल्स यूज़ करते हैं। जब उनमें पानी डाला जाता है तो पानी बहकर कुछ हिस्सा उसका कहाँ पर चले जाता है? वापस पानी में, ठीक है, तो इससे भी हमारे पास ये होता है। उसके बाद आपका प्लास्टिक पोल्यूशन हो गया, सीवेज डिस्चार्ज हो गया। इसके प्रिवेंशन की बात करेंगे, प्रिवेंशन में हमारे पास आएगा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट बिफोर डिस्पोजल, ठीक है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट बिफोर डिस्पोजल। सेकंड आएगा आपका आपके पास बैन ऑन सिंगल यूज प्लास्टिक, बैन ऑन
सिंगल यूज़ प्लास्टिक, यानी वो प्लास्टिक जिसका हम एक बार यूज़ करते हैं आफ्टर दैट फेंक देते हैं, उस पर बैन लगा दो। अफॉरेस्टेशन टू मेंटेन वाटर साइकिल, हमें ज़्यादा से ज़्यादा अफॉरेस्टेशन को प्रमोट करना चाहिए जिससे हमारे पास ये बैलेंस हो जाए। सेक्शन डी की बात करेंगे जिसके अंदर हमारे पास लॉन्ग आंसर आते हैं। पहला हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग इज अ मेजर इन्वायरमेंटल इशू, डिस्कस इट्स इफेक्ट्स काजेज एंड प्रिवेंटिव मेजर्स। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल आप मिस नहीं करेंगे। ग्लोबल वार्मिंग जो है वो मेजर इन्वायरमेंटल इशू है, आप सभी जानते हैं। इसके काजेज, इफेक्ट्स एंड प्रिवेंटिव मेजर को डिस्कस करो, अभी मैंने आपको बता दिए। देखो इसके अंदर आपका डिफॉरेस्टेशन आएगा, इंक्रीज इन अर्थ टेम्परेचर, आइस कैप्स मेल्ट हो रहे हैं, राइजिंग सी लेवल, ऊपर मैंने आपको बता दिया। एक्सट्रीम वेदर कंडीशन। प्रिवेंशन की बात करेंगे, हमें रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करना चाहिए, रिड्यूस रीयूज रिसाइकल करना चाहिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा एफोरेस्टेशन करना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास व्हाट आर कंजर्वेटिव स्ट्रेटजीज फॉर प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, एक्सप्लेन बोथ इंस्टू एंड एक्स2 कंजर्वेशन मेथड्स। पहले आपको मैंने बताया था इंस्टू एंड एक्स2, अगर आपको याद रहा होगा, अगर नहीं रहा होगा दैट्स योर हेडेक नॉट माइन। सुनो आप, देखो कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज होती क्या है। कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज होती है जिसके अंदर पहला इंस्टू आता है एंड एक्स2 आता है, जिसके अंदर इंस्टू के अंदर हमारे पास नेचुरल पार्क्स एंड सेंचुरीज जो कि प्रोटेक्ट करती हैं एनिमल्स को उनके नेचुरल हैबिटेट में, जैसे कि बायोस्फीयर रिजर्व्स हो गए, लार्ज प्रोटेक्टेड एरियाज, ठीक है। इसे कहा जाता है एक्स2 कंजर्वेशन, यानी जो बायोस्फीयर एरियाज होते हैं वो इंसान बनाता है, ठीक है। वहाँ पे जो है उनको रिजर्व करते हैं, रिजर्व करते हैं उन जानवर्स को, ठीक है। यानी जानवर्स को नहीं, सॉरी, हम एनिमल्स को कहेंगे या फिर स्पीशीज़ को कहेंगे, तो उसे कहा जाता है यहाँ पे एक्स2 कंजर्वेशन ऑफ साइट भी कहा जाता है। उसके बाद जूस एंड बॉटेनिकल गार्डन्स, प्रोटेक्टेड एंडेंजर्ड स्पीशीज़, वो भी इसी के एक्सेप्ट आएगा। देन सीड बैंक्स, प्रिजर्व प्लांट स्पीशीज़, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ से explain different tropics level in a food chain and describe the concept of energy flow in an ecosystem. Listen now, देखो ट्रॉपिक लेवल के अंदर हमारे पास आता है प्रोड्यूसर, PROD प्रोड्यूसर, जिसके अंदर हमारे पास आएगा पहले प्लांट्स, उसके बाद आता है हमारे प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है, प्राइमरी देन सेकेंडरी, उसके बाद टर्शरी। अब देखो प्रोड्यूसर होते हैं प्लांट्स जो कि कन्वर्ट किस में करते हैं, खाने को, सॉरी वो क्या करते हैं, सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं फूड में। देन प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं हार्बीवर्स जो प्लांट खाते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं कार्निवर्स, ठीक है, जो उनको खाते हैं, जो कि सॉरी जो ईट हार्बीवर्स को खाते हैं। उसके बाद टर्शरी कंज्यूमर होते हैं जो जिन्हें टॉप प्रेडेटर्स भी कहा जाता है, जो ईट अदर कार्निवर्स को खाते हैं। अगर एनर्जी फ्लो की बात करेंगे, एनर्जी फ्लो, ई फ्लो से मैं इसे डिनोट करूँगा, तो एनर्जी फ्लो में हमारे पास क्या होता है, 10% लॉ ओनली, ठीक है, 10% एनर्जी पास टू द नेक्स्ट लेवल, ठीक है। 10% लॉ फॉलो, जो 10% लॉ को फॉलो करेगा तो 10% एनर्जी जो है पास हो जाएगी नेक्स्ट लेवल के लिए। एनर्जी इज लॉस एज हीट इन ईच ट्रांसफ़र, जब भी एनर्जी यहाँ पे लॉस होती है तो वहाँ पे जब भी हीट ट्रांसफ़र होता है हमारे पास एनर्जी लॉस होता है। तो यहाँ पे आपके क्वेश्चंस ख़त्म हो जाते हैं। उसके अलावा यहाँ पे मैंने आपके लिए कुछ टिप्स रखे हैं, तो टिप्स में आपका पहले आएगा रिवाइज NCERT चैप्टर्स थ्रोली, जो भी आपकी बुक है, विशाल की, नरेंद्र की, वट उसको देखो। उसके बाद फोकस ऑन की डेफिनेशन एंड की कंसेप्ट, जो मैंने अब आपसे डिस्कस किया। प्रैक्टिस डायग्राम्स फॉर इकोलॉजिकल, देन पिरामिड्स एंड बायोलॉजिकल केमिकल साइकिल्स, देन प्रिपेयर करंट इन्वायरमेंटल इशूज़, ठीक है, एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, अगर हो सके तो कर लेना, अदरवाइज इट्स योर वन चॉइस। आप क्या करते हैं कि आपकी अप्रोच रहती है, बट जो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ इंशाल्लाह, आई नो दैट कि ये आपके एग्ज़ाम में आएगा। मैं 50 मार्क्स जो एक्सपेक्ट रख रहा हूँ कि जो भी पेपर मैं आपको सजेस्ट करूँगा 50 मार्क्स का यहीं से आ जाएगा। किसी को नेक्स्ट पेपर के लिए प्रिपेयर करना है, व्हाट्सएप पे आ जाओ, गैस वहाँ पे मिल जाएगी। किसी का एडिशनल सब्जेक्ट है वो भी आ सकता है।